हेलो एवरीवन। जैसा कि फरवरी में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, तो आप लोग इस समय अपने सिलेबस को रिवीजन कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी गणित हम लोग देखेंगे। अब एक एक चैप्टर गणित एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म होगा और इसमें आज पहला चैप्टर क्लास 10 का है ना। क्लास 10 का पहला चैप्टर है क्या, ये वास्तविक संख्या है। इसको इस चैप्टर के अंतर्गत पूरा एक ही वीडियो में पहले चैप्टर को कवर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ बातें कर लेनी चाहिए कि यदि आप तैयारियां कर रहे हैं, तो मैंने देखा बहुत से बच्चे जब क्लास कर रहे थे तो उनके पास पुरानी किताबें थी और पुरानी किताबों में या न्यू सिलेबस में क्या है, बहुत सी चीजें जो टॉपिक थी वो कट दी गई हैं, काट दी गई हैं। अब बहुत से बच्चे जो पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं, यदि आप रिवीजन भी उसी से करेंगे तो जो चीजें काट दिया है उसको भी उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उससे बचें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है उसको आप देखें ताकि आपको समझ में आए पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो शुरू करते हैं। इसमें जो सिलेबस में है पहले चैप्टर में वो दो टॉपिक है, बस केवल दो टॉपिक। कौन सा? पहला है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है जिसमें अभाज्य गुणनखंड और एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ाया जाएगा, पहला टॉपिक। दूसरा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। ठीक, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा जाएगा और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, जैसे कड़ी में 2 कड़ी में 3 इत्यादि को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। ठीक है, तो इतनी सी केवल इसमें सिलेबस में है पहले चैप्टर में। बाकी यूक्लिड का प्रमेय, परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती थी उनका दशमलव निरूपण, ये सब चीजें कट चुका है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, इसमें अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? पहले तो आपको अभाज्य जो संख्या थी उसे फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। अब अभाज्य जो संख्या होती है क्या होती है कि यदि वह केवल अपने से और एक से कटे, स्वयं से और एक से कटे, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे मतलब जो अपने से कटे और एक से कटे केवल और किसी अन्य से न कटे, तो उसे हम लोग अभाज्य बोलते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड है क्या? अभाज्य गुणनखंड, जैसे आप देखिए, यदि आपने कोई संख्या ले लिया 24, तो जब 24 ले लिया, अब आपको अभाज्य गुणनखंड करना था इसे। तो अभाज्य गुणनखंड को हम लोग ये भी तो लिख सकते थे कि 8 3 24, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन ये 8 जो है ये कट जाएगी संख्या, जैसे 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, तो 8 क्या है, ये भाज्य है। तो इस 24 का तो गुणनखंड कर लिए हैं, बट यहाँ पर ऐसा गुणनखंड है कि इसमें ये जो संख्या है ये संख्या भाज्य है, न कि अभाज्य। तो इसको तब तक काटेंगे जब तक कि वो अभाज्य के रूप में न दिखे। ठीक है, इनका गुणनखंड ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे 8 को जो है ना 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे 24 हो जाएगा। तो ये अब इस तरह से हो गया। अब यही इसको घात के रूप में लिख दिया जाए, जैसे 2 का कितनी बार गुणा, 1 2 3, तो 2 का 3 बार गुणा तो 2 घाते 3 गुणे, और 3 है कितनी बार, 1, तो 24 का ये हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड। 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में पहला उसमें टॉपिक हम क्या लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करना। आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछ देगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो आपको इस तरह से करके उनके पावर के रूप में लिख देना होगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 156 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं।
6 2 18, फिर 3 से रहेगा 3 एकम 3 का 9 13 39, फिर 13 एकम 13। इस तरह से 2 7 14 एक बचेगा, 16 हो जाए 2 और 16, यहाँ से 2 3 6 1 8 हो जाएगा 2 18, 3 13 39 हो जाएगा। इस तरह से अब 101 क्वेश्चन आया हुआ था, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो 156 का जो है आवाज गुणनखंड करने के लिए कहा था। तो ये कितना दो कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहाँ पर 2 घाते 2 गुणे 3 कितनी बार आया है? 1, 3 घाते 1। 13 कितनी बार आया है? 13 एक बार आया है, ये भी 13 घाते 1। ठीक है, तो ये है क्या? अभाज्य गुणनखंड करना। आई होप अभाज्य गुणनखंड आपको याद आ गया होगा, अभाज्य गुणनखंड कैसे करना था, क्योंकि ये रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ मतलब लसागु और मसागु अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना सीखते हैं। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन 2019 का आया हुआ है कि 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले क्या किया जाएगा, इनका जो है ना गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। जैसे 6 है तो 6 का जो गुणनखंड होगा वो 2 क्या 6 होगा, तो 2 घाते 1 गुणे 3 घाते 1। अब 72 का जो है गुणनखंड निकालना है, तो 72 का निकाल लेते हैं। 2 2 6 2 6 12, 2 2 2 2 8 16, 2 18, 3 3 9, 3 एकम 3। इस तरह से गुणनखंड कर लिए। 2 कितनी बार आया? 3 बार आया, तो यहाँ पर 72 का लिखेंगे 2 घाते 3 गुणे 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, 3 घाते 2। अब 120 है तो 120 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 6 12 0, 2 3 6 0, 15 आ जाएगा, 3 बचे 15, 5 1 5। ठीक है, तो इस तरह से ये गुणनखंड यहाँ पर आया। अब इसमें क्या है कि ये दो कितनी बार आया है? 3 बार, तो 2 घाते 3। 3 कितनी बार आया? 1 बार, 3 घाते 1। और 5 कितनी बार आया? 1 बार, तो 5 घाते 1। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लिए इनका। अब जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है इनका। तो एलसीएम और एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा जो एलसीएम होता है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर अभाज्य के रूप में जो इन तीनों में सबसे बड़ी घात हो, एलसीएम निकालने के लिए जैसे 2 घाते 1, 2 घाते 3 और 2 घाते 3, जो सबसे बड़ी घात हो और उसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जो मिल रहा हो और न मिल रहा वो भी। ठीक है, हो सकता है 2 में मिले, तीसरे में न मिले, ऐसी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 अगर तीनों में है तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली घात की संख्या को लिखते हैं। जैसे 2 घाते यहाँ पर 3 गुणे, अब यहाँ पर 3 घाते 1 है, 3 घाते 1, यहाँ पर 3 घाते 2, तो 3 जो संख्या है उसमें सबसे ज्यादा पावर किस पे? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 3 घाते 2। सेकंड, अब देखिए तीनों में 5 नहीं है, लेकिन एक में तो है 5 ना। अगर इसमें भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे अगर ऐसा हो सकता 5 घाते 2 होता तो हमें ये लेना पड़ता, अगर ऐसे कभी यदि सवाल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 5 घाते 1 है, तो यहाँ पे 5 घाते 1 लिख दिए, और इस तरह से इनका एलसीएम निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 8 गुणे 9 गुणे 5, 8 पंजे 40 गुणे 9 360, तो एलसीएम 360 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके उसे बता देंगे गुणा करके, तो एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड जब ऐसे कर लेते हैं, घात के रूप में लिख लेते हैं संख्याएं, उसके बाद उसमें क्या किया जाएगा कि जो संख्याएं मिलनी चाहिए, इसमें तीनों मिलनी ही चाहिए।
और जो मिलेगी वो भी उसका न्यूनतम पावर देखा जाएगा, कम से कम पावर उसकी घात। तो जैसे 2 देखिए मिल रहा है, तो अगर एचसीएफ निकालना होता है यहाँ पे, तो जब एचसीएफ आप निकालते हैं तो 2 मिल रहा है, तो 2 घातें देखिए 1 है, 2 घातें 3, 2 घातें 3, तो 2 घातें मैक्सिमम 2 का घात मिनिमम कितना है 1, तो यहाँ पर 2 घातें 1 गुणे 3 जो मिल रहा है यहाँ पे 3 घातें 1, 3 घातें 1 और यहाँ 3 घातें 2, तो 3 पर ही मिनिमम पावर कितना है 1 है, तो यहाँ 3 घातें 1, तो 2 तिहाई 6, तो ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्ती, ठीक है, जिसे मास कहते हैं। एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। आई होप आप लोग रिवीजन किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लस 132 288 बराबर 3168, तो मास 132 288 ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल रहता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये वास्तव में ऐसे है कि अगर बोला जाए शब्दों में 132 और 288 का लस 3168 है, तो उसी संख्या का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, इस तरह से है ये। ऐसे जब कभी भी दोनों संख्याएं दे रहे और लस दे दे और उधर मास में, तो होता क्या है यहाँ से, ये फार्मूला आपको मिलता है यहाँ पे कि अगर हल करने के लिए ये पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर 132 है, और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है कितनी 288 है। लस कितना दिया हुआ है 3168 दिया हुआ है, और आपको मास ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, ठीक है। तो होता क्या है कि लस गुणे लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त फॉर्मूला मिलता है, आप लोग को क्लास में पढ़ाए थे, इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला मिलता है, लस गुणे मस एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है इसमें 3168 गुणे मस, यही तो फाइंड करना है, पता करना है आपको। पहली संख्या कितनी है 132 और दूसरी संख्या 288, यहाँ से मस बराबर 132 गुणे 288 अपान 3168 लिया जाए, तो 132 है, ये 11 से कटेगा, 11 कम 11 2 बचेगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, इसे कट करेंगे तो 11 दूना 22, इसमें 9 बचेगा, 4 में हो जाएगा, 11 ठीक 88, 8 बचेगा, 11 ठीक 88, और ये 288 इस 288 से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कितना बचा 12 बचा। तो महत्तम समापवर्त कितना है इसका, जो महत्तम समापवर्त है ये आंसर आ गया कितना 12, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि लस या कुछ भी दे देगा, इसमें से 4 है यहाँ पे, लस मस बराबर पहली संख्या बड़े दूसरी संख्या, तो इसमें 4 में से 3 दे देगा, कोई अल्टरनेट एक को जो है पूछ देगा आपसे, आप उससे निकालेंगे इस तरह से। तो अभाज्य गुणनखंड क्या था, फिर अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना सीखे, फिर मस गुणे लस है और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस पर आधारित हम लोगों ने प्रश्न समझा। एक इसमें एक टाइप का और सवाल बन जाता है, उसे भी देख लेते हैं। 65 और 117 के एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो 65 और 117 का एचसीएफ है उनको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, मतलब 65 है और 117,
एचसीएफ निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए देखिए ये 5 से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा, 13 बचे 65, 13 में 117 बस। तो इसमें उसके बाद कोई कॉमन है नहीं, तो 65 और 117 का एचसीएफ कितना आया, 13 आया। ठीक है, तो 65 और 117 के एचसीएफ को ही 65 माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। मतलब जो ये है वही यहाँ पर आंसर ही है, क्योंकि वही एचसीएफ ही है। तो इसका मतलब ये होगा कि 65 और 117 का एचसीएफ जो आया है वो आया 13, और इसी 13 को ही ऐसे दिखा दिया गया 65 एम और माइनस 117। तो इसे क्या किया जाएगा कि 65 एम माइनस 117 एम है इक्वल टू 13, वही एचसीएफ है। 117 राइट हैंड में ले जाया जाए तो माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस 117 इधर बचेगा 65 एम, तो ये हो जाएगा 130, इधर हो गया 65 एम। एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 बटे 65, 65 गुना 130, एम का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक, तो इस तरह के भी प्रश्न आपको उठा दिए जाएंगे कि इनके इनके एचसीएफ इस रूप में लिखे गए हैं, तो ये इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला सवाल ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव शेष पर 5 प्राप्त हो। ठीक है, अब ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, उससे ही इनको भाग देना है और प्रत्येक दशमलव की तरफ बचना चाहिए 5 बचना चाहिए। ठीक है, और जब भी हम लोग कभी भी बड़ी से बड़ी की संख्या की बात करेगा तो आपको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है एक बड़ी से बड़ी, लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो शुरू में क्या होगा आपको ये देखेंगे शेष जितना बचाना रहेगा एचसीएफ के केस में, तो उतना यहाँ पर क्या कर लेते हैं पहले ही माइनस कर लेते हैं। एचसीएफ के केस में क्या रहेगा, अगर शेष बचाना रहता है तो उसमें जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे 245 है, माइनस 5 कर देंगे तो कितना जाएगा 240, और 1037 है, इसमें 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 1032। अब इन दोनों का निकाल दिया जाएगा एचसीएफ, 240 और 1032 का एचसीएफ आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे इस मेथड से, चाहे जो सिलेबस में हटा दिया है यूक्लिड मेथड वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से 2 120 हो जाएगा, 2 बचे 10, इतना 60, अब इसमें 3 से 3 30, 3 चौक 12, तो एचसीएफ तो 2 4 8 24। ठीक है, तो 240 1032 का एचसीएफ कितना आ गया बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो आ गया ये 8 24। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 245 और 1037 को भाग देने पर
प्रत्येक दशा में शेष 5 प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसका उत्तर देना था। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें अब देखते हैं क्या अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक, उसका सत्यापन भी देखना है। देखिएगा अपरिमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपरिमेय संख्या इंट्रोडक्शन। पहले अपरिमेय संख्या होती क्या है उसे लिखा जाए। अपरिमेय कभी भी कोई भी संख्या जो कड़ी से बाहर नहीं आ पाए, कड़ी से बाहर जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 2, है ना, ऐसी संख्या जो कड़ी से बाहर नहीं आ पाए वो अपरिमेय संख्या होती है। अब बोलोगे कभी आपको लिख देगा ऐसे कड़ी में 9, कड़ी में 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, तो ये संख्या कड़ी से बाहर आ गई कि नहीं। जो संख्या कड़ी से बाहर न आ पाए, या अगर किसी में मान लीजिएगा ऐसे दिया होता वर्गमूल वाली कड़ी में 27, तो ये 3 कड़ी में 3 होता, तब पर भी ये अपरिमेय संख्या हो जाती, मतलब उसमें कड़ी में संख्या बचनी नहीं चाहिए। अगला है पाई, जो होता है ना पाई, पाई भी जो है ना ये अपरिमेय संख्या है। फिर कोई भी संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है उसमें 2 तरीके से दशमलव प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 2 प्लस कड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी प्रश्न आपको उठाए जाते हैं कि 2 प्लस कड़ी में 7 को अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करते समय हम लोग क्या देखेंगे कि माना 2 प्लस कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो और जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो वहां से p बटे q बराबर 2 प्लस कड़ी में 7 कर दिए, क्योंकि ये भी परिमेय और इसे भी परिमेय हम लोगों ने मान लिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि अब जो 2 है 2 को बाएं पक्ष में लाया जाए, तो p बटे q माइनस 2 बराबर कड़ी में 7, ठीक है। कभी भी यदि आप ऐसे सवाल हल किए होंगे जैसे 3/5 है, अब 3/5 है, तो अगर यदि इसे इस तरह से देख रहे हैं तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भिन्न भी हो सकती है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। तो ये एक परिमेय संख्या है, अगर इसमें हम लोगों ने एक जोड़ दिया या एक घटा दिया कोई फर्क नहीं। तो यहाँ से देखिए 5 एकम 5 3 8/5 हो जाएगा, फिर भी ये परिमेय आएगा। मतलब अगर हम लोग देखें कि परिमेय संख्या में कोई पूर्णांक जोड़े या घटाएं या तो उसमें गुणा करें, तो वहां पे क्या होगा वो परिमेय ही आएगा। इसीलिए बाएं पक्ष में p बटे q जो है उसमें 2 घटाया जा रहा है, तो ये बाएं पक्ष में क्या है, ये जो आंसर आएगा वो आएगा परिमेय, जबकि दाएं पक्ष में कड़ी के साथ क्या है अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि p बटे q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी के साथ एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अतः कथन का विरोधाभास हो रहा है, जिससे 2 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को हल कर लेते हैं। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और इस समय आप वही पढ़िएगा जो आपके सिलेबस में है। बहुत से बच्चे जो है ना पुरानी किताबों को लोग लेकर पढ़ रहे हैं, पुरानी किताबों में सब कुछ दिया हुआ है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने बहुत सी चीजें काट दिया है, जिसको नहीं पढ़ना है आप उसको पढ़ेंगे तो फालतू में परेशान होंगे और नंबर कम आएगा। और फिलहाल परीक्षा की तैयारी कीजिए, टेंशन मत लीजिए, नंबर तो घटते बढ़ते रहेंगे।